ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे और केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 12th में अमाइंस का चैप्टर चल रहा था और इसमें कितने लेक्चर हम लोग के हो गए? 5 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग एनिलीन की प्रॉपर्टीज़ पे चल रहे थे, है ना। एनिलीन की प्रॉपर्टीज़ में भी हम लोगों ने कितना 3 प्रॉपर्टी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो हेडिंग करिए नंबर 4 कार्बिल अमीन रिएक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 4 हेडिंग करिए कार्बिल अमीन रिएक्शन। ठीक है, अब जरा देखिए, जरा कार्बिल अमीन रिएक्शन को देखिए। विच कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बिल अमीन? पहले ये रिकॉल करिए, विच कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बिल अमीन? आइसोसाइनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन। ठीक है, उसी को कौन सिस्टम में आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या फॉर्मूला आता है आइसोसाइनाइड का ना? हाँ, फिर से बोलिए, जोर से बोलिए। RNC, हाँ ये फॉर्मूला आता है RNC आइसोसाइनाइड। और कॉमन IPC नेम में क्या कहते हैं इसको? कार्बिल अमीन कहते हैं। और ये बनता कैसे है? तो ये बनता है प्राइमरी अमाइन से। कार्बिल अमीन कैसे बनता है? प्राइमरी अमाइन से बनता है। दैट प्राइमरी अमाइन मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, इसको रिएक्ट किसके साथ कराते हैं? तो CHCl3, ये क्या है? CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ में, है ना। अभी रिएक्शन लिखेंगे, पहले स्टेटमेंट देखिए, रिकॉल करना चाह रहे हैं। तो व्हेनेवर अ प्राइमरी अमाइन इज रिएक्टिव विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, एल्कोहलिक अल्कली यूज करते हैं, तब ये कंपाउंड बन जाता है RNC is obtained and this reaction is called कार्बिल अमीन रिएक्शन। कार्बिल अमीन टेस्ट इसी को भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बिल अमीन टेस्ट। और कार्बिल अमीन टेस्ट में क्या करते हैं, मतलब विच कंपाउंड इज डिटेक्टेड बाय कार्बिल अमीन टेस्ट? हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। किसका टेस्ट है ये? हाँ, अमाइंस का है। और इन दोनों का टेस्ट है, क्लोरोफॉर्म का टेस्ट है और अमाइंस का टेस्ट है। क्लोरोफॉर्म का भी टेस्ट इसलिए होता है, अमाइंस का भी टेस्ट हो जाता है। एक कंपाउंड दिया रहेगा, दूसरे का टेस्ट अंडरस्टूड हो जाएगा। भाई अगर ये पता करना है कि हमने अननोन कंपाउंड को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करा दिया और उसने अनप्लेजेंट स्मेल दे दिया, तो नाउ व्हाट डज इट मीन? ना, फिर से सुनिए ध्यान से, खूब ध्यान से सुनिए। ठीक है, हमने कहा देयर इज अ अननोन कंपाउंड, उसको हमने क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करा दिया और उसने अनप्लेजेंट स्मेल दे दिया। हाँ, तो ये गिवन कंपाउंड अमाइन था, है ना। पहली बार क्यों नहीं स्ट्राइक किया था? क्योंकि मुझे लगा था कि दोनों नाम क्वेश्चन नहीं सही से सुने थे। हाँ, फोकस माइंड पे फोकस बढ़ाना है, खूब ध्यान से माइंड पे फोकस करना है। ठीक है, और फिर उसी का उल्टा कर दिया। एक अननोन कंपाउंड है जिसको हमने प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करा दिया और अब उसने अनप्लेजेंट ऑर्डर दिया, अब ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो इन दोनों का टेस्ट हो जाएगा, दोनों का टेस्ट हो गया ना। चाहे प्राइमरी अमाइन कर लें या क्लोरोफॉर्म कर दें, दिस प्राइमरी अमाइन में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करिए। केमिकल इक्वेशन लिखिए। एनिलीन बेंजीन रिंग हैविंग NH2, एनिलीन बेंजीन रिंग हैविंग NH2 प्लस CHCl। हाँ, ये चल रहा है, एनिलीन चल रहा है, वही प्रॉपर्टी नंबर 4। हाँ, CHCl3 प्लस 3KOH प्लस 3KOH ब्रैकेट में एल्कोहलिक ALC। अभी रुकिए बेटा, डिस्टर्ब मत करिए। फिर ऑन द एरो डेल्टा और प्रोडक्ट बना दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग NC, बेंजीन रिंग हैविंग NC
और साइड प्रोडक्ट प्लस 3 KCl प्लस 3 H2O, 3 KCl प्लस 3 H2O, 3 KCl प्लस 3 H2O, और प्रोडक्ट का नाम लिख लीजिए फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नंबर 5, कौन सा रिएक्शन है नंबर 5? डाई एजुटाइजेशन, ये हेडिंग करिए, डाई एजुटाइजेशन, डाई एजुटाइजेशन। आइए और कॉपी में हेडिंग करिए प्रॉपर्टी नंबर 5, जल्दी करिए प्रॉपर्टी नंबर 5। एनिलीन हम लोग का चल रहा था, उसी में लिखिए प्रॉपर्टी नंबर 5। एक प्रॉपर्टी आज अभी हम लोगों ने कंप्लीट किया, नंबर 5 लिखिए, डाई एजुटाइजेशन। नो स्टॉप राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर मार्क करिएगा, इस पे क्वेश्चन डेफिनेट मिलेगा आपको। डाई का मतलब 2, एजो नाइट्रोजन। तो जब फॉर्मेशन ऑफ डाई एजो कंपाउंड को डाई एजुटाइजेशन कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डाई एजो कंपाउंड। तो डाई एजो कंपाउंड, सिंपलेस्ट डाइजो कंपाउंड कौन सा है? सिंपलेस्ट डाइजो कंपाउंड ये है, N डबल बॉन्ड NCl, शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। तो जब ये कंपाउंड बनता है, जैसे हम लोगों ने कहा था, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टरिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ एल्किल, अल्काइलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल, एसिटाइलेशन, ऐसे मिलता जुलता रहता है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, डाई एजुटाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डाई एजुटाइजेशन। अच्छा, अब तो एक चीज तो कंफर्म है कि एनिलीन की प्रॉपर्टी चल रही है, तो डाइजोनियम सॉल्ट एनिलीन से बनेगा उसी की प्रॉपर्टी चल रही है। अच्छा, लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ऐसी कोई बात की थी क्या, NH3 प्लस Cl माइनस, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड, विच एसिड, हाँ वहां तो Cl लगा है ना, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड ना कह के हम डायरेक्टली HCl बोलें, क्योंकि Cl दिखाई पड़ रहा है। इसका कोई नाम पहले बताए। हाँ रुकिए, इकरा को बोलने दीजिए, डॉक्टर इकरा बोलिए। हाँ बहुत अच्छा, ये जो मैंने गोला बनाया ये फिनाइल, और उसके बाद ये अमोनियम, और ये क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड को प्रीफिक्स में क्या कहते हैं? क्लोरो कहते हैं, बहुत अच्छा। और क्लोरो IPC नेम है कि कॉमन नेम है? ये IPC नेम है। हैलोजेंस का सफिक्स होता ही नहीं है, हैलोजन को IPC के अकॉर्डिंगली फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं करते हैं इसको, इसलिए हमेशा इसको प्रीफिक्स में लिखा जाता है। प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं? प्रीफिक्स में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट को लिखा जाता है ना, या साइड चेन को लिखा जाता है। सफिक्स में तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप आता है, तो इसलिए IPC सिस्टम में इसका कोई सफिक्स नहीं है, कॉमन सफिक्स होता है। तो वही X के दो नाम हो जाते हैं, X के दो नाम चलते हैं। कॉमन सिस्टम में हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, Cl के ही दो नाम चलेंगे, क्लोराइड, क्लोरो, हैलाइड, हेलो, है ना, स्पेलिंग अलग है। हेलो से हेलोफॉर्म ये क्या है? हेलोफॉर्म क्या है? क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, सबको मिला के हेलोफॉर्म कहते हैं। हेलो वर्ड से आ गया, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल, इजी नहीं है, सिंपल है। क्यों?
हाँ इजी है तो कर नहीं लेगा, आपको पहले से आना चाहिए, फिर तो पैदा होते ही आपको आ जाना चाहिए फिर, है ना। सिंपल इसलिए है कि नहीं, जैसे सिंपल बड़ी बड़ी चीज़ें सिंपल होती ही हैं, बड़ी बड़ी जितनी बड़ी चीज़ें हैं सिंपल होती हैं, हमेशा सिंपल होती हैं, है ना। लेकिन वो इजी क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि लोग परसिस्टेंट नहीं होते, लोग प्राइस नहीं पे करना चाहते, लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। बड़ी चीज़ें तो इंस्टेंट नहीं होती हैं, दे विल टेक टाइम। अभी कोई ऐसा सीड नहीं मिला है जो हम ग्राउंड में लगाएं और वो फ्रूट दे दे अगले दिन, ऐसा नहीं होगा। पहले ट्री बनेगा तब फ्रूट्स आएंगे, इट विल टेक टाइम। और हमेशा जब भी आपको टाइम मिले तो एक चाइनीज बैम्बू की स्टोरी पढ़िएगा। चाइनीज बैम्बू, चाइना में एक बैम्बू होता है, वो क्या होता है 5 years every day you will have to fertilize it, every day you will have to water it, no growth at all, 5 years। और एक दिन भी आपने पानी डालना बंद कर दिया तो इट विल डाई इन दैट ग्राउंड, मर जाएगा ये। और अगर 5 साल तक आपने ये कर लिया तब क्या होता है, तो 90 feet in 90 days। ये जो बिल्डिंग है बाहर से देखेंगे तो ये 40 फीट की है। ये आपको बता, क्योंकि 90 आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कितना हो गया, तो आपको बता रहे हैं कि बाहर से जब ये बिल्डिंग आप देखें तो ये 40 फीट की है, तो इसका डबल। तो अब ऐसे करके देखना पड़ेगा आपको कि कितना बड़ा हो गया, और कितने 90 डेज में, 90 डेज मतलब 3 months में ये ग्रोथ कैसे आ रही। अब जो देखेगा उसको लेगा वाह ये ट्री तो बड़ा अच्छा है यार, हाँ 5 साल मेहनत किया गया। लोग कहते हैं तुम बहुत लकी था यार ये, अरे तुम भी लकी हो सकते हो, हार्डवर्क करो ना, हैं। हाँ समय भी देना पड़ेगा, समय नहीं सब कुछ देना पड़ेगा आपको, उसको सब कुछ देना। अभी कहा कि फर्टिलाइज करना पड़ेगा, वाटर करना पड़ेगा, सनलाइट तो आप करते नहीं, वो भी तो उसमें कंट्रीब्यूट करती है ना, बिना उसके तो ग्रोथ हो नहीं सकती है। तो चाइनीज़ बैम्बू सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सक्सेस का, बड़ी सक्सेस का। जितनी बड़ी सक्सेस होगी उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा, और एकदम साइलेंटली, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट नहीं आता है तो किसी से, पहली बात तो देखिए, एक काम देखिए, जितने सक्सेसफुल लोग होते, खूब ध्यान सुनिएगा, जितने सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके जीवन में दुख तो आता है लेकिन वो दुखी नहीं होते। क्या मतलब हो गया ये कैसे हो सकता है यार? मतलब दे विल गेट सॉरो बट दे आर नॉट अफेक्टेड। दुख तो आता है उनके जीवन में लेकिन वो अफेक्टेड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको ये पता है, ये जो पेन एंड प्लेजर होता है, दे नो द मैकेनिज्म ऑफ माइंड। ये जो पेन और प्लेजर होता है, दे आर ओनली इन द माइंड, दे आर ओनली इन द माइंड। अगर एक काम की हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो कुछ भी कर सकते हैं जिंदगी में, कोई दिक्कत हमको परेशान नहीं कर सकते। एक चीज प्रैक्टिस करना कर दें, जैसे हम मिरर के सामने जाते हैं तो हम जैसे होते हैं मिरर वैसा ही रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या मिरर ये कहता है कि यार तुम कैसे चेहरा लेके आ गया यार सुबह सुबह, तुमको देख के तो दिन ही खराब हो गया? मिरर बोलता है क्या ऐसा? ये किसका एग्जाम्पल है? मिरर इज नॉट अफेक्टेड। मिरर क्या होता है? दर्पण हिंदी में कहते हैं ना, हिंदी में ज्यादा हमको अच्छा लगता है। दर्पण क्या करेगा? प्रकाशित तो करेगा, मतलब इमेज तो बनाएगा, प्रकाशित करेगा लेकिन प्रभावित नहीं होगा। प्रकाशित करता है लेकिन प्रभावित नहीं होता है। अब अगर हम अपने मन को ऐसा बना सकें, हमारा माइंड कैसा होना चाहिए? जस्ट लाइक अ मिरर होना चाहिए, जस्ट लाइक अ मिरर हमारा माइंड हो जाए। मतलब क्या होगा कि हम क्या करेंगे? सेंसेस हैं तो देखेंगे, सुनेंगे, सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे? उसको जो परसीव करने के बाद, माइंड का 2 काम होता है, एक परसेप्शन होता है थ्रू सेंसेस, दूसरा मॉडिफिकेशन,
माइंड का ये दो काम होता है, परसेप्शन होता है और मॉडिफिकेशन होता है। परसेप्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप वर्ल्ड में रहिए, खूब इंजॉय करिए, सब कुछ करिए, लेकिन उससे अफेक्ट मत होइए, उससे अफेक्ट मत होइए। किसी ने कुछ कह दिया, दिन में मुंह बना हुआ है, किसी ने थोड़ी तारीफ कर दी, अब अरे 7th फ्लोर पे चले गए है ना, कुछ थोड़ा सा तारीफ कर दिया, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, आप तो किसी से बात ही नहीं करना है, इतना उछल कूद होने लगा। क्या जब किसी ने कहा यू आर ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल, यू आर ब्यूटीफुल, आर यू लुकिंग ब्यूटीफुल? हाँ, मतलब सुंदर हो कि सुंदर दिख रही हो? दिस इज माई क्वेश्चन। अगर सुंदर ना होते तो सुंदर दिखते कैसे? गेटिंग द पॉइंट? इट मीन्स आई एम ब्यूटीफुल। तो अब किसी ने अगर दूसरे से मुलाकात हुई, उसने देख करके मुंह बनाया, तो ये तुम्हारा मुंह है, मुबारक हो, हम क्या कर सकते हैं उसमें? लेकिन उससे हम अफेक्ट हो जाते हैं। तो माइंड को इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वो ट्रेनिंग कब होगी, इसको याद रखिएगा, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट। तो ये कैसे करें कि हम अफेक्ट ना हो? ये क्वेश्चन बढ़िया है ना? ये क्या हमारे हाथ में है? ये यस, हमारे हाथ में है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग तो करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल लोग ये ना करें तो बड़ी सक्सेस अचीव ही नहीं कर सकते। माइंड उनका एकदम फोकस रहता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, स्माइल करके चल देते हैं, सुनते ही नहीं हो क्या कहा आपने, क्योंकि फोकस कहीं और रहता है, गोल इतना बड़ा रहता है। तो उसके लिए आपको एक काम प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जो हमने कहा कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। देखिए, अब जब सौरव तभी आता है, सौरव अकेले नहीं आता, सौरव उन्हीं के पास आता है जिनके लाइफ में प्लेजर होता है। हैप्पीनेस बहुत अच्छी चीज, प्लेजर नहीं चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट। प्लेजर जो होता है मोमेंट्री होता है, प्लेजर माइंड में होता है, और हैप्पीनेस माइंड में नहीं होता, उसका माइंड से कोई लेना देना नहीं होता है। हैप्पीनेस इज अ डिवाइन फिनोमेना। हैप्पीनेस इज अ जो बच्चे के पास होता है, बच्चे को प्लेजर नहीं मिलता, बच्चा इज जस्ट हैप्पी वो खुशी ढूंढता नहीं, वो खुश होता है। तो ये एक चीज अगर प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि जब आपको थोड़ा बहुत कुछ अच्छी चीज मिलती, कॉम्प्लीमेंट मिलता है, तो ज्यादा कूदिए मत। तब क्या होगा, माइंड में दोनों चीजें, मतलब माइंड को ना पेन से ना प्लेजर से इसको अफेक्ट नहीं होने देना है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर आप प्लेजर से अफेक्ट हो रहे हैं तो पेन से भी होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों माइंड में ही होता है, दोनों माइंड में होता है, तो माइंड की हैबिट होगी। अब ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ाई अच्छे से नहीं करते लेकिन खेल बहुत अच्छे से करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप सिंसियरली पढ़ाई करते हो तो सिंसियरली गेम भी खेलेंगे। याद रखिए, वो माइंड का पैटर्न होता है। जैसे अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अगर वो पढ़ाई, जैसे होमवर्क है, कोई भी क्वेश्चन है, उसकी आदत है कि उसने डिसाइड किया कि सुबह इतने, आज मेरे को 10 क्वेश्चन करने हैं, तो वो करके ही सोएगा। तो उसी तरह से वो स्पोर्ट्स भी करता है कि यार हमको 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है, फोन बजेगा वो, तो 1 घंटे के बाद ही वो करेगा कि यार मेरे को 50 बॉल प्रैक्टिस करनी थी। वो हैबिट होती है, वो माइंड का पैटर्न होता है। वो उसने कोई बुक उठाया पढ़ने के लिए, तो ऐसा नहीं होगा, वो कंप्लीट करके ही उठेगा। तो हैबिट बनानी इसकी। तो इसीलिए क्या करना होता है, कोई भी काम करिए जिंदगी में, कोई भी काम करिए, हमेशा उसको कंप्लीट जरूर किया करिए। और अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो अभी देखिए क्या हो रहा, पेन हो रहा है ना, उसको क्या करिए, उसके लिए एक वर्ड आपको याद करना पड़ेगा, तितिक्षा। ये वर्ड कॉपी में लिखिएगा, तितिक्षा। ये, हाँ, ये वर्ड लिखिए कॉपी पे, संस्कृत का वर्ड है तितिक्षा। ये लड़की का नाम भी होता है। ऑफिस में कभी आएगा तो आपको दिखाएंगे, एसएमसी की लड़की थी,
तो रिजल्ट में उसका नाम लगा हुआ है तितीक्षा श्रीवास्तव, एसएमसी की लड़की थी ये, है ना। तितीक्षा नाम होता है। तितीक्षा का मतलब होता है बेरिंग ऑफ सफरिंग्स, बेरिंग ऑफ सफरिंग्स विदाउट एंजाइटी। भाई जैसे सफरिंग है लेकिन रोग आ रहे हैं, वो नहीं होना है इसमें, विदाउट एंजाइटी, बेरिंग ऑफ सफरिंग्स विदाउट एंजाइटी, इवन विदाउट वांटिंग टू रिटेलिएट, उसको तितिक्षा कहा जाएगा। कि कुछ भी आ रहा है जिंदगी में, क्या करें, बस सहते जाइए, सहते जाइए, सहते जाइए, और इवन नॉट इवन वांटिंग टू रिटेलिएट, बदला भी नहीं लेना है, बस खाली सह गए, खाली सह गए। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इट विल डेवलप द स्ट्रेंथ ऑफ माइंड। तितिक्षा से प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी माइंड की स्ट्रेंथ और स्ट्रांग होती जाएगी। धीरे धीरे प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास से सब हो जाता है। जिस चीज़ का अभ्यास करेंगे आप धीरे 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 धीरे, टॉलरेंस एक दिन में नहीं होती, छोटी छोटी से शुरू करिए, फिर और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। जिसका अभ्यास करेंगे वो आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो तितिक्षा की प्रैक्टिस, इसका अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, तो धीरे धीरे कहो कि जिंदगी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। कि ना तो ये जिंदगी अफेक्ट नहीं करेगी आपको, माइंड को अफेक्ट नहीं करेगी, चाहे वो पेन हो या प्लेजर, दोनों में आप क्या रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। आप बिलीव करेंगे, कुछ लोग पेन को एंजॉय करते हैं। हाँ कुछ लोग पेन को एंजॉय करते हैं। एंजॉय का मतलब क्या है कि पैर कट चुका है, अपनी आंख से देख रहे मेरा पैर कट रहा है, क्योंकि कैंसर हो गया था पैर में, लेकिन उफ नहीं कर रहे हैं। इसको तितिक्षा कहा जाता है। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? कौन है ये? बस खाली नाम सुन लिया? नहीं, पोएट नहीं। ही वॉज गुरु ऑफ स्वामी विवेकानंद। देखिए, अगर पोएट कहा जाए वो ज़्यादा इफेक्टिव है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नहीं? तो हम जो एम्फेसिस करना चाह रहे हैं कि वो उनके गुरु थे, एंड ही डाइड ऑफ कैंसर। 2 मिनट की स्टोरी खूब ध्यान से सुनिएगा, रिलेट करिएगा, फिर वापस आ जाते हैं। तो उनको कैंसर, थ्रोट का कैंसर हो गया था। तो उनके जो डिसाइपल्स थे, पहले उन्होंने पूछा कि आप तो इतने बड़े सेंट हैं, आपको कैसे कैंसर हो सकता है कि इतना पूजा पाठ करते हैं, आपको कैसे कैंसर हो सकता है? दूसरा क्वेश्चन था कि क्या आपको दर्द नहीं होता क्या? आप हमेशा हंसते रहते हैं, कि सुनते कैंसर में बड़ा दर्द होता है, पेनफुल होता है। तो बोले हाँ दर्द होता है, लेकिन वो तो हमारे बॉडी को होता है। इसका क्या मतलब हुआ? होता है लेकिन हमारे बॉडी को होता है, बिकॉज आई एम नॉट द बॉडी, आई एम सोल। ये चीज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको अभ्यास करना पड़ेगा कि बॉडी और हम दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आप चाहें तो अपने माइंड को बॉडी से हटा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस खाली फोकस कहीं कर दिया। जैसे अभी ये होता है, मान लिया आपको चोट लगी है, जा रहे थे फ्रेंड के साथ में, जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, आपको चोट लग गई, आपने देखा ब्लीडिंग हो रही है तो एकदम परेशान हो गए। उसके बाद फिर आपने पलट के देखा, उसका फ्रैक्चर हो गया। अब आपका दर्द खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि फ्रैक्चर हो गया। अब आप उसी टांग से ब्लीडिंग हो रही है, उसको लेके हॉस्पिटल भागोगे। अभी अपने रो रहे थे, अपना रोना बंद हो जाएगा, आप उस पर आ जाओगे। इसका मतलब क्या हो गया कि माइंड को आप स्विच कर सकते हैं। कैसे? इसको यस, बुरा नहीं, उससे अच्छा नहीं। मतलब कहने का ये कि माइंड को और बड़ी चीज दे दीजिए। तो छोटी चीज देखिए, व्हेन यू, इसको कहीं लिख करके रख लीजिएगा, व्हेन यू थिंक ऑफ हायर तो लोअर विल नेवर अट्रैक्ट। व्हेन यू थिंक ऑफ हायर लोअर विल नेवर अट्रैक्ट। अगर आपको अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स हटानी है तो सबसे सरल रास्ता जानते क्या? नहीं, बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सपने की साइज बड़ा कर दीजिए। प्रॉब्लम मत करिए,
प्रॉब्लम के लिए पैदा थोड़ी नहीं हुए हैं, एंजॉय करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अपने ड्रीम की साइज बढ़ा दीजिए, बस सपना बढ़ा दीजिए, सपने की साइज बढ़ा दीजिए, तो प्रॉब्लम अपनी जितनी बड़ी साइज होगी और प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी। भाई सिंपल एग्जांपल होता, आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, बोर्ड्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, अब रास्ते में कोई बुला ले, भैया 1 मिनट बड़ा जरूरी काम है, रुकेंगे आप? कभी नहीं रुकेंगे। और ऐसे भी अभी कोचिंग आ रहे थे, कोई बोले रास्ते में, तो रुकेंगे नहीं रुकेंगे? तुरंत रुक जाते हैं तुरंत रुक जाते हैं, क्योंकि कोचिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट था। तो वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप पूरा फोकस हो जाओगे। ठीक है, तितिक्षा प्रैक्टिस करिए, बस अभ्यास करिए और कुछ नहीं कोई और कुछ नहीं करना। हमने ये किया, बेंजीन डाइज़ोनियम क्वाइट के फॉर्मेशन को डाइहाइड्रोजनेशन कहते हैं, और इसको बनाने के लिए लास्ट टर्न पे जो हम लोगों ने कंपाउंड किया था फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, फिर इसको हम लोगों ने HNO2 से रिएक्ट कराया था। यहां तक कोई पहुंच सकता है क्या? फिनाइल अमोनियम क्लोराइड तक कोई पहुंच जाएगा? फिनाइल अमोनियम क्लोराइड, हाउ वी कैन प्रिपेयर? सॉल्ट है, बहुत अच्छा, एनिलीन को HCl से, एनिलीन को अगर HCl से रिएक्ट कर दो तो ये सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हमने HNO2 से रिएक्ट करा दिया, HNO2 से, लेकिन एक टेम्परेचर था, हाँ 0 to 5 डिग्री सी। ये टेम्परेचर और कहीं यूज ही नहीं करते हम लोग, ये टेम्परेचर खाली यहीं पर आता है, 0 to 5 डिग्री सी, 0 to 5 डिग्री सी। तब क्या बन जाता है? यही बन जाता है, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाता है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्वाइट बन जाता है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टराइजेशन। अच्छा, जब इतना पता लग जाए तब उसमें हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं। अगर यहीं भी टेम्परेचर 100 डिग्री कर दें, अभी 0 to 5 कर रहे थे, अगर सारी कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, मतलब फिनाइल अमोनियम क्वाइट को हमने किसके साथ? HNO2 के साथ रिएक्ट किया, लेकिन साथ में 0 to 5 की जगह स्टीम डाल दिया, स्टीम डाल दिया, तो स्टीम का टेम्परेचर तो 100 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तब फिनॉल बन जाता है। तो 2 याद रखेंगे कि डाई एजिटाइजेशन में अगर हम टेम्परेचर चेंज कर दें तो इंस्टेड ऑफ बेंजीन डाइज़ोनियम क्वाइट, इंस्टेड ऑफ BDC इट गिव्स फिनॉल दे देता है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नोट करते हैं इसका, कॉपी में लिखिए एनिलीन व्हेन ट्रीटेड, एनिलीन व्हेन ट्रीटेड विथ नाइट्रस एसिड, aniline when treated with nitrous acid, ब्रैकेट में लिखे NaNO2/HCl, NaNO2/HCl। ये किसी को याद आता है NaNO2/HCl? HNO2 is never stored, it is always freshly prepared। इसी को किसी की उसी बुक में लिखा रहता है इन सीटू, ऐसे कहीं देखा आपने? IN फिर SITU, इन सीटू का मतलब क्या होता है? फ्रेशली प्रिपेयर्ड, तुरंत बनाया जाता है इसको, तो इन सीटू लिखा रहता है। ये हमेशा फ्रेशली क्यों बनाया जाता है? हाँ, क्योंकि अगर बना के रखा तो इट इज वेरी इजीली ऑक्सीडाइज इनटू HNO3 और प्रॉपर्टी सारी चेंज हो जाती हैं। क्या चेंज हो गया? HNO2 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कॉन्सेंट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो चलिए NaNO2/HCl ब्रैकेट क्लोज, इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड, then comma forms BDC, forms benzene diazonium chloride, then chemical equation aniline benzene ring having NH2, पहले वो सॉल्ट बना दीजिए HCl डाल करके प्लस HCl, aniline plus HCl, which salt will be formed? benzene ring, बोलिए NH3,
हाँ Cl, NH3 प्लस Cl माइनस फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बन जाता है पहले, फिनाइल अमोनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन। अब इसको किससे रिएक्ट करा दिया जाए, HNO2 के साथ में, फिर टेम्परेचर बोलिए 0 to 5 डिग्री C, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री C, 0 to 5 डिग्री C, then BDC is obtained, benzene ring having N double bond N Cl, benzene ring having N double bond N Cl, शॉर्ट में नाम लिख लिया जाए BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। then write note, in the note write a chemical equation only, benzene ring having NH2, तो देखिए नंबर 1 हमने लिखा NaNO2 ऑब्लिक HCl, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट, हाँ नाम बोलिए, नहीं फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये तो HNO2 है ना, ये HNO2 है, लेकिन अभी नहीं बना। अगर ये हमने डाला तो दिस इज HNO2 प्लस HCl, इस कंपोजिशन से HNO2 बन जाएगा और प्लस इसमें HCl भी प्रेजेंट है, तो इससे तो BDC बन जाएगा। अगर खाली HCl रहा होता तो फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बनता है कि नहीं, खाली HCl रहा होता तो फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बनता, लेकिन यहां तो HNO2 भी है प्लस HCl भी है, तो पहले HCl से रिएक्ट करके फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बना लिया, फिर HNO2 से रिएक्ट करके इसने BDC बना लिया। लेकिन हमने उसके पहले ही, BDC के पहले ही सेकेंड कंडीशन लिखे स्टीम, अब प्रोडक्ट चेंज हो गया, हमने स्टीम का, हाँ अब फिनॉल बन गया। ये करिए, बेंजीन रिंग हैविंग OH, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड, तो ये अच्छे से याद करके रखिएगा, फिनॉल इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर लिखिए DA, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन 7, डेली असाइनमेंट क्वेश्चन 7 शीट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फाइव 6, हाँ लिखिए आइडेंटिफाई A, B, C, D, E and F in the following conversion reactions, in the following conversion reactions। तो ये चार्ट हम लोग पहले कॉपी में ड्रॉ करते हैं, कंपाउंड ए से स्टार्ट किया हम लोगों ने, कंपाउंड ए लिखिए, इसको हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करा दिया, तो कंपाउंड बी बन गया। गेस करते चलिए जरा, हाँ है, हाँ बी में NO2 लग गया तो नाइट्रोबेंजीन हो गया। हाँ नहीं अभी कुछ नहीं कह सकते, हाँ अभी कुछ नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं पता, खाली नाइट्रो लग जाएगा बस, जो भी कंपाउंड है। अच्छा, फिर बी को हम लोगों ने 10HCl किया, SnHCl किया। SnHCl is a reducing agent, it is a reducing agent।
इसने कंपाउंड सी दे दिया, इसने कंपाउंड सी दे दिया, अभी कुछ नहीं पता लग पा रहा है। अच्छा, फिर सी को हम लोगों ने रिएक्ट कराया CHCl3 ऑब्लिक KOH और हीट किया, तो ये कंपाउंड डी दिया इसने। बहुत अच्छा, कैसे बता? हाँ, ये कार्बिलमीन का रिएजेंट है ना, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। आपकी बात सही है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। कोई ऐसा कंपाउंड हो जहाँ से कंफर्म हो जाए, तब हम लोग फिर आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, फिर देखिए डी को हम लोगों ने क्या कर दिया, डी को हमने प्लैटिनम H2 प्लैटिनम, ये तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हमने कर दिया, तो इसने कंपाउंड ई दे दिया, कैपिटल ई लिखे, कंपाउंड ई फॉर्म किया, कंपाउंड ई फॉर्म कर लिया इसने। अभी भी कुछ कंफर्मेशन हो रहा है क्या? ये मतलब एक आइडिया लग रहा है कि जो NC है वो किसी के रिडक्शन से बन रहा है, किसी कंपाउंड। NC जो है, NC जो है, जो D वाला है, हाँ, वो बन रहा है किसी कंपाउंड के रिडक्शन से। कैसे, कहाँ रिडक्शन? ये तो रिडक्शन नहीं है। वो नहीं कह रहा, हाँ डी जो है वो आइसोसाइनाइड, हाँ, डी आइसोसाइनाइड है, लेकिन कंफर्म कैसे हो रहा है? मतलब अभी गैस कर सकते हैं हम लोग, ऐसा फील हो रहा है कि आइसोसाइनाइड होना चाहिए। आइसोसाइनाइड का रिडक्शन भी हो जाएगा। हाँ, उसके बाद देखिए इसके बाद देखिए, जब इसको H2 प्लैटिनम किया तो इसने कंपाउंड ई दिया, ई का नाम दिया हुआ है, यहां से बात बनेगी आपकी। हाँ, ई कंपाउंड जो है, नहीं सॉरी, ई भी पता करना है ना, ई पता करना है। अब रुक जाइए, अभी रुक जाइए, ये दिया हुआ है, हम लोगों ने सी को फर्दर रिएक्ट कराई है, सी को एफ की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, एफ भी नहीं पता, अब प्रोडक्ट बता रहे हैं। हाँ, एफ की प्रेजेंस पे रिएक्ट कराया, तो एफ को भी गेस करना है आपको, रिएजेंट गेस करना है। हाँ, अब ये बता रहे हैं प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिखिए, बेंजीन रिंग बनाइए, बेंजीन रिंग बनाइए, उसके बाद NHCOCS3 एन फिनाइल एस्टामाइड है, एन फिनाइल एस्टामाइड का नाम क्या है? एन फिनाइल एस्टामाइड। बहुत अच्छा, एसिटोनाइड, 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 ये अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा था, मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3 पे ये था, ये इज यूज्ड इन पेन किलर, एसिटोनाइड। एसिटोनाइड एस्टाइलेशन से बनता है, किसके एस्टाइलेशन से बनता है एसिटोनाइड? एनिलीन के एस्टाइलेशन से बनता है, एनिलीन के एस्टाइलेशन से बनता है, मतलब कंपाउंड सी एनिलीन है, यहां से क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, अब कंफर्म हो गया ना, कंपाउंड सी एनिलीन है। अगर सी एनिलीन है, अब गाड़ी बढ़ जाएगी, अब आगे भी चलेगी, पीछे भी चलेगी, यहां से। ठीक है, तो चलिए वर्किंग स्टार्ट करिए। एक सेंटेंस लिखिए, सेंटेंस लिखिए, सोल्यूशन में लिखिए एन फिनाइल एसिटामाइड, एन फिनाइल एसिटामाइड, ब्रैकेट में एसिटोनाइड, इन ब्रैकेट राइट, एसिटोनाइड is obtained by acetylation of, क्या हो जाएगा, एनिलीन, acetylation of aniline, acetylation of aniline, full stop. Therefore compound C is aniline.
कंपाउंड C इज एनिलीन, कंपाउंड C इज एनिलीन, एनिलीन। अब इसकी हेल्प से चलते हैं हम लोग। C को हमने फॉर्म किया B के रिडक्शन से, तो विच कंपाउंड ऑन रिडक्शन गिव्स एनिलीन? यस, नहीं, एनिलीन RNO2 से तो RNH2 बन जाएगा। नाइट्रोबेंजीन है ये, नाइट्रोबेंजीन ऑन रिडक्शन विल गिव एनिलीन। अब RNO2 पे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एरोमेटिक ये तो जब इसका नाम कंफर्म है, आपको एनिलीन कह रहे हैं, तो एनिलीन विल बी ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अब नीचे सेंटेंस करिए, देखिए कंपाउंड C इज ऑब्टेन्ड बाय द रिडक्शन ऑफ B, compound C is obtained by the reduction of B, by the reduction of B. So B should be क्या हो गया? नाइट्रोबेंजीन, B should be नाइट्रोबेंजीन, तो B is equal to नाइट्रोबेंजीन हो गया, B is equal to नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, अब देखिए 3-4 लाइन छोड़ करके और नीचे फाइनली लिखते चलते हैं, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, एक ऐसे बना लीजिए, वहाँ फिल करते चलते हैं। 3-4 लाइन छोड़ दीजिए, 3-4 लाइन ऐसे एक्सप्लेनेशन लिखने के लिए छोड़ करके नीचे करते चलते हैं। A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C इज इक्वल टू D इज इक्वल टू F इज इक्वल टू, फाइनल आंसर वो आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने कर लिया है F, कर लिया F, नहीं, जब ये C कैसे पता लगा था? बिना F के हेल्प के C हो गया था। C क्या था? एनिलीन, वहां लिख लिया जाए पहले, C इज इक्वल टू एनिलीन, बेंजीन रिंग बनाइए NH2, C इज इक्वल टू, जो कंपाउंड लिखना था फाइनली, C इज इक्वल टू एनिलीन, बेंजीन रिंग हैविंग NH2। तो अगर वो एनिलीन है तो ये एसिटाइलेशन, बहुत अच्छा, CH3COCl हो जाएगा। F लिखिए CH3COCl। अब B लिख लिया जाए, नाइट्रो बेंजीन, B इज इक्वल टू बेंजीन रिंग हैविंग NO2, बेंजीन रिंग हैविंग NO2, एंड विच कंपाउंड ऑन नाइट्रेशन कैन गिव नाइट्रोबेंजीन? बेंजीन, सिंपल। तो कंपाउंड A हो गया, A इज इक्वल टू बेंजीन कर लीजिए, A इज इक्वल टू बेंजीन। फिर आगे चलते हैं, अब C से आगे बढ़ते हैं। अब ये करते हैं, लिखिए कंपाउंड D इज ऑब्टेन्ड, कंपाउंड D इज, है बेटा? नहीं समझे क्या कह रहे हैं? नहीं, सेंटेंस पूरा बोलिए। C एनिलीन है, C वाला जो है, जब वो D कंपाउंड ढूंढना है, हाँ बोलिए, पूरा सेंटेंस बोलिए। हाँ, नहीं पहले सुनिए बेटा, ध्यान से पूरा सेंटेंस सुना करिए, ठीक है? पूरा सेंटेंस सुन करके तब बोलिए। फिर हम ये इसको एक्सप्लेन करें कि डी कैसे मिला, हम आंसर नहीं बता रहे कि डी क्या है, पहले उसकी प्रोसेस है, डी क्या चीज़ है। हमने कॉपी में लिखे कंपाउंड डी इज ऑब्टेन्ड बाई, इस रिएक्शन का नाम बताइए। हाँ, बाई कार्बिलअमीन रिएक्शन, कार्बिलअमीन रिएक्शन इन, ये क्या है? एनिलीन, एनिलीन। सो कंपाउंड डी शुड बी, सो कंपाउंड डी शुड बी, अब बोलेंगे आंसर, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अब नीचे जो आंसर अलग से लिख रहे थे वहां लिखिए D इज इक्वल टू बेंजीन रिंग हैविंग NC,
बेंजीन रिंग हैविंग NC फिनाइल आइसोसाइनेट। हाँ ई बचा, तो अब हम ये करते हैं, लिखिए कंपाउंड ई इज ऑब्टेन बाय द रिडक्शन ऑफ आइसोसाइनाइड डी। अब रुक जाइए, इधर देखिए जरा, RCN रिडक्शन प्रोडक्ट बताइए। हाँ RCONH2, मतलब RCH2NH2 अमाइन बनता है। फिर याद करना था RNC रिडक्शन, साइनाइड के रिडक्शन से तो प्राइमरी अमाइन 2 डिग्री अमाइन, बहुत अच्छा। सेकेंडरी के रिडक्शन, इससे आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री अमाइन बनती है, तो दिस कंपाउंड ई शुड बी अ सेकेंडरी अमाइन, इट शुड बी अ सेकेंडरी अमाइन। सो कंपाउंड ई शुड बी a 2 degree amine, 2 degree amine, that is phenyl methylamine, फिनाइल नहीं मिथाइल फिनाइल अमाइन, अल्फाबेटिकल होगा ना, मिथाइल फिनाइल अमाइन, मिथाइल फिनाइल अमाइन। तो ई का स्ट्रक्चर बना दिए, बेंजीन रिंग हैविंग, हाँ CH3, बेंजीन रिंग हैविंग NH देन CH3, ये हो गया। ठीक है, फिर अगली प्रॉपर्टी करिए, नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 हेलोजनेशन, प्रॉपर्टी नंबर 6 हेलोजनेशन। फिर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड में एनिलीन और फिनॉल, इन दोनों के हेलोजनेशन पे क्वेश्चन डेफिनेट मिलता है। इन दोनों कंपाउंड में कोई खास बात है क्या? नहीं, देखिए हम बार बार आपसे कहते हैं, बोलने के पहले खूब सोचा करिए कि क्या रेफरेंस चल रहा था। हम लोग हेलोजनेशन की बात कर रहे हैं इस समय, टॉपिक हमारा हेलोजनेशन आ गया। डाइसोटाइजेशन तो फिनॉल देता नहीं है, हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं खूब खूब सोच के तब बोलना शुरू करिए। रेफरेंस हमारा हेलोजनेशन चल रहा है। हेलोजनेशन के रिस्पेक्ट में हमने कहा कि फिनॉल एंड एनिलीन ओनली दीज आर टू सच एरोमेटिक कंपाउंड जो एक, हाँ, क्योंकि ये इसके डायरेक्शन पैरामीटर तीनों है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब NH3+ बनाता है, नहीं 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 नहीं, ये तो उल्टा, हेलोजनेशन में कहाँ बनता है NH3+, वो तो नाइट्रेशन बनता है क्या नहीं? जब एसिड डालेंगे तब बनेगा ये तो। अच्छा, फिनॉल का किसी को याद है? फिनॉल का अगर हम हेलोजनेशन करा दें, फिनॉल में ब्रोमीन वाटर डाल दें, तो क्या प्रोडक्ट है? ऑर्थो एंड पैरा, क्या डाल देते हैं? ब्रोमो डाइब्रोमो, ऑर्थो पैरा डाइब्रोम, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल। गलत हो गया आंसर आपका। देखिए, इसको खूब अच्छे से रटेंगे और कुछ नहीं है, प्रैक्टिस खूब अभ्यास करेंगे। फिनॉल एंड एनिलीन, शायद, अगर शायद है तो फिर तो मत बोलिए। पहली बात तो देखिए, इसको प्रैक्टिस करिए। शायद वर्ड किसी को नहीं अच्छा लगता, अपने डिक्शनरी से ये वर्ड कंट्रोल शिफ्ट डिलीट कर दीजिए, है ना। शायद अपने डिक्शनरी मत रखिए इस वर्ड को। कोई आदमी, हम अगर ऐसे पढ़ाना शुरू कर दें हर सेंटेंस में कि शायद यही प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर आपको कैसा लगेगा सुन के, है ना। आप किसी फ्रेंड को इनवाइट करिए कि यार 15 तारीख को
हमारा बर्थडे है, शायद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, आना जरूर। नहीं, और अच्छा है, 15 तारीख को हमारे सिस्टर की शादी है, 99% चांस है कि हो जाएगी, आना जरूर है। अरे 99 बोल रहे हैं यार, 1% तो है। या छोड़िए, अपनी शादी के लिए इनवाइट करिए कार्ड पे। हाँ हाँ, शायद ब्रैकेट में लिखिए 99%, शायद भी 99% है, और कार्ड छपवा के दे दीजिए सबको। शायद 15 अगस्त को हमारी, तो सब समझ जाएंगे अच्छा आज़ादी मिलने वाली है तुमको। है ना। तो शायद वर्ड किसी को नहीं अच्छा लगता, और ऐसे सुनने में तो मतलब हंसी मजाक लग रहा है, लेकिन इसको अगर सीरियसली लेंगे, जो लोग ग्रेट सक्सेस अचीव करते हैं वो शायद करके नहीं चलते हैं कि शायद हो सकता है सक्सेस मिल जाए। नहीं तो जब कभी, ये एग्जाम्पल आप जिंदगी भर याद रखिएगा, जब एक वक्त था BSNL के सिम के लिए लाठी चार्ज होती थी। ये जो मेरा सिम है 94156 वाला नंबर, तो स्टाफ को भेजा था, उसमें लाठी चार्ज होती थी। तो गया था, 4 घंटे लाइन में खड़ा था, यही नंबर 94156, एक ही नंबर है ही है हमारा। तो इसको लेने के लिए वो 4 घंटा लाइन में खड़े होकर के था, और लेके आया, तो मेरे ज़्यादा वही खुश था कि सर सिम मिल गया। है ना। तो उस समय जब लाठी चार्ज हो रही है, उस समय रिलायंस अपनी केबल डाल रही थी कि एक दिन हम आएंगे। ये 5 साल आगे की बात हो रही है। मतलब इमेजिन, ये आप विजन सोचिए कितना स्ट्रांग रहा होगा, जो आदमी देख रहा हो कि मतलब ऐसा इमेजिन कर सकता है कि एक दिन हम तुमसे लड़ाई करेंगे, और भी देख रहे हैं कि तुम्हारे लिए क्या फेम है, तुम्हारे लिए लाठी चार्ज होती है। लेकिन उस समय 5 साल पहले का वो केबल, और कोई पूछता था क्या कर रहे हैं, तुमसे लड़ाई करने आ रहे हैं, तुमसे लड़ाई करने आ रहे हैं। और अंडरग्राउंड वायरिंग हो रही है, खुदाई चल रही है। क्या काम चल रहा है? हाँ, काम चल रहा है। एक दिन रिलायंस छाएगा, और फिर जब आया है रिलायंस, 6000 का हैंडसेट फ्री में पूरे इंडिया को बांट दिया। 6000 ईच, एक हैंडसेट, उसका 6000 कॉस्ट करता था उस समय, 6000 ये फ़ोन। लेकिन वो हैंडसेट था कि खाली बस CDMA फ़ोन कहा जाता था उसको, उसमें सिम नहीं लगता था। इलेक्ट्रॉनिक जैसे सिम होता है, उसमें खाली वही नेटवर्क चलेगा, और कोई फ़ोन किसी के काम का नहीं है वो। हाँ, लेकिन वो पोस्टपेड होता था। अब उन्होंने क्या कर दिया कि आपको महीने में लाइक 300 रुपया या 600 रुपया पे करना है, फ़ोन आपका फ्री है। ये पोस्टपेड, पहले पोस्टपेड ही होता था, प्रीपेड नहीं होता था, पहले केवल पोस्टपेड ही होता था। BSNL भी पोस्टपेड होता था हमेशा, प्रीपेड नाम की चीज़ नहीं थी। तो अब इमेजिन करके देखें, ये शायद लेके तो नहीं आए थे, या उसी तरह से इमेजिन करके देखें जियो ने कैसे, क्या विजन लेके चला था, 4 GB डेटा डेली फ्री, कितने दिन तक? 3 months, 1 साल तक, 1 ईयर। कितना पैसा हो गया? बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया भाई। आज 1 साल का पैसा कितना हो जाएगा नेट का आपका? 300 अगर पर मंथ का है तो 3500 हो गया। मतलब 3000 भी एक आदमी पे कर लीजिए, और पूरे इंडिया में सोचिए कितना पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया। शायद के लिए किया कि शायद एक दिन जियो सब लोग लेंगे ना। तो बिजनेसमैन यही होता है ना। तो इसको हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि कितना कितना कॉन्फिडेंट होकर के करते हैं, कितना कॉन्फिडेंट हो, और उसी रेशियो में एफर्ट भी करेंगे, एफर्ट भी करेंगे। अगर लगता है डाउटफुल है तो नहीं होता है, कि सबसे पहले फेथ होना चाहिए, विजन होना चाहिए कि ये तो होना ही होना है कि नहीं। तो उसी तरीके से बोलने के पहले खूब बढ़िया से सोचिए। हम कह रहे थे फिनॉल एंड एनिलीन, ये 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनका हेलोजिनेशन कराने पे ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो देते हैं।
ये दोनों कैसा प्रोडक्ट देते हैं? 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल और ट्राईब्रोमो एनिलीन देते हैं। और ये ऐसा करते क्यों हैं दोनों कंपाउंड? तो आंसर इज लोन पेयर की वजह से। देखिए जरा, कितना? 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। इसकी वजह से रेजोनेंस पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन और रेजोनेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा और ज्यादा पार्ट लेगा। अच्छा, अगर हमने एक काम किया, इसके ऊपर Fe होगा कि Sn होगा? फिनॉल पे फिनॉल में Sn होगा कि Fe होगा? हेलोजन के एडिशन में। हेलोजन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम। ये हेलोजन के लिए थोड़ी ना होता है, तो किसी के लिए भी हो सकता है। हमने कहा फिनॉल में Sn होगा कि Fe होगा? हाँ, आंसर इज दोनों होता है फिनॉल में। इसीलिए मैंने पूछा कि हेलोजन की बात नहीं, हेलोजन, मुझे पता था दोनों होता है। हाँ हेलोजन की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम हेलोजनेशन करते हैं तो हेलोजनेशन इज अ एसी रिएक्शन। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, दे आर एसी रिएक्शंस। अच्छा, जब एसी कराते हैं तो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस बताइए? ऑर्थोपैरा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑर्थोपैरा हो जाएगा। लेकिन जब फिनॉल का कराते हैं तो 2,4,6 आता है। फिनॉल में जब हेलोजनेशन कराते हैं तो 2,4,6 आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लोन पेयर की वजह से इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसी रिएक्शन बढ़ जाती है। भाई देखिए, जैसे क्लोरीन है आपके पास, तो Cl+ अटैक कराएंगे आप, Cl- कहाँ जाएगा? HCl, साइड प्रोडक्ट में चला जाएगा। इसको यहाँ पर अटैक कराना है और आपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ज़्यादा दे दिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल और जल्दी अटैक करेगा। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया आपने, तो दिस बेंजीन रिंग इज सेड टू बी एक्टिवेटेड टुवर्ड्स एसी रिएक्शन। इसको किसी तरह से इलेक्ट्रॉन दे दीजिए आप, तो ये और रिएक्टिव हो जाती है और हम बोलते हैं कि बेंजीन इज एक्टिवेटेड टुवर्ड्स एसी रिएक्शन, तो रिएक्टिविटी हमारी बढ़ जाती है। तो अच्छे से याद करके रखेंगे, इसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से, और यही चीज एनिलीन में हो जाती है। कितना है लोन पेयर? 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर। ये किया NH2 किया, 1 लोन पेयर है। तो यहां पर भी वही आएगा, 2 फिर 4 और फिर 6 ऐसे आ जाता है। यहां पे क्या लगा दें? ब्रोमीन लगा दें। तो ब्रोमीन, एनिलीन का ब्रोमिनेशन क्या प्रोडक्ट बताइए? ट्राई ब्रोमो एनिलीन इज ऑब्टेन। फिनॉल का क्लोरिनेशन क्या प्रोडक्ट बताइए? 2,4,6 ट्राईब्रोमोफेनॉल। बस हो, ट्राईक्लोरोफिनॉल है ना, क्लोरिनेशन किया हमने ट्राईक्लोरोफिनॉल। यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद जब आप इतना अलर्ट रहिए, फिर हमने क्या किया? अच्छा, मैंने कुछ नहीं कहा, तो जो हेलोजन लेते हैं, वी डोंट टेक ब्रोमीन, वी टेक ब्रोमीन वाटर। वी डोंट टेक क्लोरीन, वी टेक क्लोरीन वाटर। सॉल्वेंट तो लेंगे ना साथ में, तो कुछ नहीं कहा तो हमने वाटर सपोज कर लिया। उसके बाद फिर हमने ये किया, ब्रोमीन तो लिया लेकिन हमने CS2 में डाल दिया, कार्बन सल्फाइड में डाल दिया, लो पोलरिटी सॉल्वेंट। करेक्ट, ये लैंग्वेज NCERT की है, लो पोलरिटी सॉल्वेंट। तो ये सेंटेंस ही आपको रट लेना है, लो पोलरिटी सॉल्वेंट। CS2 क्या है? लो पोलरिटी सॉल्वेंट है। तो लो पोलरिटी, ये पेज के ऊपर कहीं लिख लीजिए, CS2 इज अ लो पोलरिटी सॉल्वेंट हैं। और सेंटेंस चेंज करिए जैसे सबको समझ में आ जाए। इससे एक दो थे एनिलीन रिएक्ट करेगा तो एक ऑर्थो पे लग जाएगा ब्रोमीन और एक पैरा पे। किसी को समझ में आया क्या कहा शिशिर ने? अभी तक आंसर नहीं आया पब्लिक से। दो बोल ले रहे और एक
पहले ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। पहली वाला लिख लीजिए, क्या लिखा, CH2 इज अ लो पोलरिटी सॉल्वेंट, और वहीं पे लिखे एंड H2O इज अ हाई पोलरिटी सॉल्वेंट। वाटर इज अ हाई पोलरिटी सॉल्वेंट, वाटर इज अ हाई पोलरिटी सॉल्वेंट, हाई पोलरिटी सॉल्वेंट। तो वाटर के केस में 2,4,6 बनेगा, और CH2 के केस में मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनता है, मोनोब्रोमो बनता है। मतलब एक बार ऑर्थो बनेगा, एक बार पैरा बनेगा, बस। अभी तक क्या हो रहा था, ऑर्थो और पैरा पे सब पे एक साथ आ जा रहा था, तीनों पे एक साथ आ रहा था। अब ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनेगा प्लस पैरा ब्रोमो एनिलीन अलग अलग बनेगा। ठीक है, चलिए अब कॉपी में नोट करिए एक्सप्लेनेशन। हेलोजिनेशन हेडिंग किया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। लिखिए फर्स्ट पार्ट, हेलोजिनेशन के अंदर फर्स्ट पार्ट, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर कर लीजिए, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर टू गिव 2,4,6 to give 2,4,6 tribromoaniline, 2,4,6 tribromoaniline. Then write chemical equation, aniline plus 3Br2 डालिए, aniline plus 3Br2। अब क्यों डालें, हाँ बोलिए, 3Br2 क्यों डाला, Br2 क्यों नहीं, नहीं अबू को बोलने दीजिए। आप ये क्या चीज है आपके शर्ट में जो चेन लगी है, शर्ट के साथ में, अरे बाप रे, इतनी भयंकर चेन, गुड। बोलिए अबू, Br2, ये 3Br2 क्यों लगाएगा यहां पे, कोई हेल्प करे अबू की, थोड़ी सी, पूरा मत बताइए, थोड़ी हेल्प करिए अबू की। हाँ 2,4,6 आना है ना, इसलिए 3 मोल। अभी एक IIT का क्वेश्चन था, उसमें देखिए लगे एक IIT का क्वेश्चन है, यहाँ एरो पे, ये यहाँ इसको हटा के एरो पे डाला और यहाँ लिखा 3 इक्वलेंट ऑफ ब्रोमीन, तो लगे हाँ IIT का क्वेश्चन है ये अरे 3 मोल है भैया 3 इक्वलेंट ऑफ ब्रोमीन। अब जिसको नहीं पता वो घबरा जाए, ये कितना ब्रोमीन है 3 इक्वलेंट ऑफ ब्रोमीन। तो 3Br2 किया है ना, और सॉल्वेंट H2O रहेगा, सॉल्वेंट H2O रहेगा, तो 2,4,6 बना दीजिए, बेंजीन रिंग हैविंग NH2, फिर 2,4,6 पे क्या लगा दें, Br and Br, ब्रोमीन 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 प्लस 3HBr, प्लस 3HBr, और प्रोडक्ट का नाम फिर से लिखिए 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिलीन, 2,4,6 ट्राईब्रोमोएनिलीन, ट्राईब्रोमोएनिलीन। फिर सेकेंड पार्ट पे आ जाइए, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, एनिलीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन, reacts with bromine dissolved in CS2, dissolved in CS2, dissolved in CS2, ब्रैकेट में a low polarity solvent, a low polarity solvent, bracket close, to give O and P, ऑर्थो एंड पैरा, O and P ब्रोमोएनिलीन, O and P ब्रोमोएनिलीन, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोएनिलीन। केमिकल इक्वेशन, बेंजीन रिंग हैविंग NH2, बेंजीन रिंग हैविंग NH2 प्लस अब 2Br2 डालिए, 2Br2, और सॉल्वेंट क्या डालेंगे, CS2 डालिए, एरो पर CS2, पहले वाटर था,
वाटर के केस में 3Br2 रहता है, यहाँ 2Br2 और दो प्रोडक्ट बनाइए। बेंजीन रिंग हैविंग NH2, एक बार ऑर्थो पे लगाइए Br, ऑर्थो पे Br लगा दीजिए, प्लस बेंजीन रिंग हैविंग NH2 और पैरा पर Br लगा दीजिए और दोनों का नाम एक साथ लिख दीजिए ONP, अलग अलग ना लिख करके एक साथ कर दिया ONP ब्रोमो एनिलीन, हाँ, प्लस 2HCl 2HBr है। वहाँ पे 2 मोल्स रहेगा क्या? कहाँ पे? ये ना, हाँ वहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर दीजिए, 2 मोल्स कर दीजिए। फिर नेक्स्ट करिए नंबर 7, टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं, करके ख़त्म कर लिया जाए आज। सर अगर एक ही ब्रोमीन लगाना तो एक ही लेने में, CS2 में अगर सिर्फ Br2, हाँ, लेकिन सब जगह पर आर्थो पैरा ही दिया हुआ है, जहाँ दिया है, जहाँ भी दिया है, आज घर पे जाके ज़रूर देखिएगा इसको, जहाँ भी दिया है तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी तरफ से हम, मेरी हिम्मत नहीं कहने की कि जब तक कहीं देख ना ले भाई हम भी कहाँ से पढ़ा रहे हैं, किताब से ही पढ़ के पढ़ा रहे हैं। हम पैदा होते केमिस्ट्री के साथ नहीं पैदा हुए थे, ठीक है। केमिस्ट्री हमने कहानी सुनाई थी ना BSc में, जो हमारी इंसल्ट हुई थी क्लास में, वो सुनाया था कि नहीं हमने? तो एस्ट्रिफिकेशन, हाँ एस्ट्रिफिकेशन, तो ना वो मतलब ये कहा जाता है कि नेगेटिव मोटिवेशन इज़ मोर पावरफुल देन पॉजिटिव मोटिवेशन। ना उस दिन हमारी इंसल्ट होती, ना हम टीचर होते। BSc कर रहे थे, 2 मिनट की कहानी है, BSc कर रहे थे तो सर ने, डॉक्टर डेविड चार्ल्स नाम था उनका, डॉक्टर डेविड चार्ल्स, हम लोग DC कहते थे उनको कि अभी DC आ गया, ऐसे बोलते हैं, सबका निक नेम होता है, तो हम लोग भी टीचर का DC आ गया। और पढ़ाते बहुत अच्छा थे वो, है ना। तो वो क्या पढ़ाते पढ़ाते ऐसे चौक लेके ऐसे पीछे फेंक दिया, तो जहाँ चौक गिरे वो खड़ा हो जाए, तो ऐसे फेंका, तो मैं बुद्धू टाइप का था, सामने वाला ऐसे हो गया, चौक मेरे सामने आ गई, गिर गई। तो अब हमको समझी भी नहीं आया, आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, और अगल बगल लड़कियां हैं, आप खड़े हो जाइए, आप कान वान लाल होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर जो आ रहा वो भी चला गया, पूरी क्लास भरी है ना। और साइकोलॉजिकल होता है यार, सब लोग इंसान हैं और सबके साथ वो चीज़ होती है। तो अब वो उन्होंने रिएक्शन लिखा था एसिड प्लस अल्कोहल गिविंग एस्टर प्लस वाटर, पूछा था प्लस और क्या बनेगा, खाली ये क्वेश्चन था। और आ रहा हूँ तब तो बताएं, तो कुछ नहीं आ रहा है। अब अंदर मतलब करीब 10 मिनट उन्होंने खड़ा रखा मेरे को क्लास में, उतनी देर में मेरा बॉडी टेम्परेचर पता नहीं 97 डिग्री से पहुँच गया, है ना। अब एकदम चेहरा लाल, एकदम कान लाल, लिटरली लाल। सारे फ्रेंड बता रहे थे कि तुम एकदम लग रहा था वेट मेल्ट होने वाले हो, एकदम से लाल हो करके। अच्छा इतना हो गया, अंदर ही चल रहा है कि कल से क्लास में नहीं आएंगे कल से क्लास में नहीं आएंगे। 2 ऑप्शन थे, या तो पढ़ना शुरू कर दीजिए या तो क्लास आना बंद कर दीजिए। और जिस हॉस्टल में रहते थे, बगल वाले हॉस्टल के वार्डन थे वो, 2 ऑप्शन था नहीं मेरे पास, हॉस्टल के बाहर हो जाते आप कि अगर आप क्लास में नहीं आ रहे हो और किसी दिन उनके नॉलेज में आ गया तो हॉस्टल के बाहर, क्योंकि हॉस्टल लेते समय सब लिखा, ये अंडरटेकिंग पेरेंट्स से ली जाती है ना कि अगर रेगुलर क्लास नहीं करेंगे तो हॉस्टल निकाल दिए जाएंगे, 10 कंडीशन रहती है इसमें। तो वो हिम्मत नहीं थी, तो अब नतीजा ये हुआ कि फिर मजबूरी में पढ़ना शुरू कर दिया और उनकी वजह से आज हम टीचर बन गए। तो इसलिए इंसल्ट होना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है ये। खाली गॉड से रोज प्रेयर करिए कि कायदे से इंसल्ट हो जाए। अभी थोड़ी थोड़ी होती है इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, खूब कायदे से हो जाए, है कि नहीं। वो तो जैसे एक कहानी और 1 मिनट की सुन लीजिए। वो एक वकील साहब थे, तो उनका फ्रेंड मिलने के लिए आया। तो जैसे वो एंटर किया तो उनका डॉग बगल में बैठा हुआ था, तो वो थोड़ी थोड़ी में पूं पूं करके रोता था डॉग। तो जैसे बात करना शुरू करें तो वो डॉग जो है फिर पूं पूं करना शुरू कर दे। तो बोले कि ये रो क्यों रहा है? तो वकील साहब बोले कि जहाँ बैठा वहाँ पर कील गड़ी हुई है। कील गड़ी है तो कहे कि फिर ये हट क्यों रहा है? तो कहे इसको उतनी नहीं गड़ रही है जितनी गड़नी चाहिए। बस ये कहानी थी।
तो ये सेम थिंग हैपन्स विद अस ऑल्सो। जिंदगी प्रॉब्लम तो है लेकिन कायदे से नहीं है। इंसल्ट रोज होती है लेकिन कायदे से नहीं होती, थोड़ी थोड़ी होती है। एक दिन कायदे से हो जाए, अगर कील वो कायदे से गड़ जाए तो चेन तोड़ा कर भाग जाएगा वो, तो पू पू नहीं करेगा, वो आवाज़ नहीं करेगा, एकाएक भाग जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मतलब कुछ नहीं कहते कि जब आप, ये बड़ा पावरफुल है, बड़ा पावरफुल है। नहीं तो एवरेज लाइफ ऐसे चलती रहती है, और जिस दिन जब जिंदगी आ जाती है तब पता लगता है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब कुछ करना है। नहीं तो एवरेज लाइफ जिंदगी भर लोग ऐसे गुजारते रहते। तो गॉड से प्रे करिए अच्छे से इंसल्ट हो जाए। तो वही मैंने कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि मैंने किसी बुक में देखा नहीं है। या तो 2-4-6 बनेगा या ऑर्थो एंड पैरा बनता है ना, अलग अलग नहीं बनता, जहां भी बनता है ऐसे बनता है। अच्छा, फिर सल्फोनेशन पे आ जाइए, नंबर 7 सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसको कहते हैं? रिएक्शन विथ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपली H हटा के SO3H आ जाता है, ठीक है। अब अच्छा इसको देखिएगा, एनिलीन का हेलोजनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, तीनों में अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। ऑल द थ्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हेलोजनेशन तो एक्सप्लेन कर दिया, 2-4-6 वाला क्वेश्चन आता है कि करेंगे तो एनिलीन और फिनॉल में 2-4-6 बनते हैं, और CH2 अगर डाल दिया तो ऑर्थोपैरा बनता है। एक क्वेश्चन ये तैयार हो गया। सल्फोनेशन पे कैसा क्वेश्चन बनता है कि सल्फोनेशन इजीली होता नहीं है। पहले तो 180 डिग्री सी टेम्परेचर, 180 टेम्परेचर डालते हैं एंड हीटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब हेलोजनेट, तब ये सल्फोनेशन देता है। और सल्फोनेशन भी पैरा प्रोडक्ट इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो पैरा पे क्या लगा दें? SO3H लगा दें। तो चलिए इतनी बात खत्म हो गई। अब उसका उसके अंदर एक क्वेश्चन होता है, सल्फानिलिक एसिड कहते हैं। सल्फानिलिक एसिड जो प्रोडक्ट बनता है, सल्फानिलिक एसिड कहते हैं उसको। सल्फानिलिक एसिड ज्वीटर आयन की तरह एग्जिस्ट करता है। ये नया क्वेश्चन हो गया कि ज्वीटर आयन किसको कहते हैं? ZWITTER, ज्वीटर आयन। ज्वीटर का मतलब होता है 2। हाँ, यूजुअली जो आयन्स होते हैं वो या तो कैटायन होते हैं या एनायन होते हैं, लेकिन ये ऐसा आयन बनाता है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहते हैं कि आयन में, इसी को ज्वीटर आयन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया कि ज्वीटर आयन कौन सा कंपाउंड बनाता है? तो आप बोलेंगे सल्फानिलिक एसिड ज्वीटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। पहले वो करके तब इसको नोट करते हैं, लिखिए। व्हेन एनिलीन इज हीटेड, व्हेन एनिलीन इज हीटेड, when aniline is heated with concentrated sulfuric acid, when aniline is heated with concentrated sulfuric acid for a long time, at 180 degree C, at 180 degree C, it forms sulfonilic acid, SULPHANILIC, sulfonilic, ये स्पेलिंग है, NILIC, sulfonilic acid, सल्फोनिलिक एसिड। ब्रैकेट में P अमीनो पैरा, P अमीनो उसका केमिकल नेम, P अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, P अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन केमिकल इक्वेशन, एनिलीन बेंजीन रिंग हैविंग NH2 प्लस concentrated sulfuric acid, plus concentrated sulfuric acid, then on the arrow 180 temperature, 180 temperature, 180 temperature, then product benzene ring having NH2, फिर कहाँ पे लगाया जाए? पैरा पे लगाइए। क्या लगाएं? SO3H लगाइए, SO3H प्लस सल्फोनेशन और नाइट्रेशन का साइड प्रोडक्ट वाटर। सल्फोनेशन और नाइट्रेशन वाटर ही बनता है,
प्लस H2O। नाम लिखिए सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड, सल्फोनिलिक एसिड। देन राइट नोट, in the note write sulfonilic acid exists, sulfonilic acid exists as a zwitteran, as a zwitteran in aqueous solution, in aqueous solution, aqueous solution। Then write chemical equation, benzene ring having NH2 पैरा पर SO3H। फिर एक्सप्लेनेशन हमारा 1 मिनट सामने देखिए, लिखना बंद करिए, सामने देखिए। इस कंपाउंड के पास ये H प्लस लूज भी कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है। ये कंपाउंड इसकी वजह से H प्लस गेन कर सकता है, ये लोन पेयर की वजह से H प्लस गेन कर सकता है। और ये एसिड है तो H प्लस, एसिड की प्रॉपर्टी तो हाइड्रोजन लूज करने की होती है ना, तो ये H प्लस लूज भी कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है। रिवर्सिबल का साइन बनाइए, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बेंजीन रिंग जब ये हाइड्रोजन H प्लस गेन करेगा तो इसका फॉर्मूला NH3 प्लस हो जाएगा, ऊपर NH3 प्लस लगा दीजिए, और नीचे हाइड्रोजन लूज करेगा SO3 माइनस हो गया, बस इसी को ज्विटरैन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ज्विटरैन। नाम लिखिए, ज्विटरैन का मतलब हैविंग 2 आयन, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों रहता है तो ज्विटरैन कहते हैं। तो सेंटेंस हम लोगों ने इसके पहले क्या लिखा, इसके मतलब जो रिएक्शन लिखा उसके ऊपर सेंटेंस क्या है, सल्फोनिलिक एसिड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ज्विटरैन, इन द फॉर्म ऑफ ज्विटरैन। क्यों? क्योंकि ये H प्लस लूज भी कर सकता है, H प्लस गेन भी कर सकता है, इसलिए ज्विटरैन की तरह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी करके छोड़ दीजिए, नाइट्रेशन, प्रॉपर्टी नंबर 8 नाइट्रेशन। फिर अगले टर्म पे कंप्लीट हो जाएगा और अगले टर्म में हम लोग नया कंपाउंड स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।